यदि आप सफल होते हैं तो यही दुनिया सलाम ठोकती है, और असफल होते हैं तो ही लोग मजाक भी उड़ाते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तोता मैना से कहता है कि हे मैना, विचित्रपुर नामक एक शहर में एक बनिया रहता था। उसका एक बेटा था। उस बनिए के बेटे, राजा के बेटे और दीवान के बेटे में बहुत यारी थी। एक दिन बनिए के बेटे ने यारों से कहा, यारों, परसों मैं अपने ससुराल जाऊंगा, इसलिए तुम्हें भी साथ चलना होगा। दोनों यारों ने कहा, हाँ यार, हम लोग तुम्हारे साथ जाएंगे, परंतु तुम्हारी ससुराल नहीं जाएंगे। जब वो दिन आ गया और बनिए का बेटा अपनी ससुराल को चल दिया तो दोनों यार भी उसके साथ चल दिए। 2-4 दिन बाद ही वो लोग उसकी ससुराल के नगर में पहुंच गए। तब राजा का लड़का और दीवान का लड़का, ये दोनों तो एक सराय में उतरे और बनिए का बेटा अपनी ससुराल को गया। जिस वक्त वो दोनों उस सराय में बैठे थे तो एक बुढ़िया जो सराय के दरवाजे पर खड़ी थी, उन्हें देखकर रोने लगी। दीवान के लड़के की नज़र उस पर पड़ी तो उसने दिल में सोचा कि इस बुढ़िया के रोने का कारण क्या है, किसी तरह पूछना चाहिए, लेकिन पहले अपने डेरे को दुरुस्त कर लूँ। सराय के अंदर एक अच्छा सा मकान देखकर वो उतरे। उसी मकान के बराबर में एक बहुत ही हसीन बेश्या रहती थी। राजा के लड़के की नज़र उस पर पड़ी तो वो दिलो जान से उस पर आशिक हो गया और दिल में सोचने लगा कि आज यहीं इस परी के साथ ऐश आराम हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। यह बात सोचकर उसने रात भर उस बेश्या को अपने पास ही रखा। जब राजा का लड़का और बेश्या एक ही पलंग पर सो गए तो दीवान का लड़का उस बुढ़िया के पास पहुंचा और उसने पूछा, हे माता, हमें आता देखकर तुम रोई थी, इसका क्या कारण है? बुढ़िया कहने लगी कि बेटा, मेरे रोने का कारण यह था कि तेरे यार के पास जो बेश्या सो रही है उसके साथ में सांपनी रहती है। जब कोई मुसाफिर उसके पास सोता है तो आधी रात के वक्त सांपनी उसके पेट से निकलकर उसे डस लेती है और फिर उसके पेट में घुस जाती है। इसलिए तुम लोगों को देखकर मेरी छाती फटी जा रही है। उस बेश्या की मोहब्बत में जान से जाएंगे। ये सुनकर दीवान का लड़का हाथ में तलवार लिए वहाँ जा पहुँचा। जब आधी रात बीती तो सांपनी उस बेश्या के मुंह से निकलकर जमीन पर लौटने लगी। दीवान के लड़के ने सांपनी को तलवार से काटकर टुकड़े टुकड़े करके अपनी ढाल के नीचे दबा लिया। फिर उसके दिल में ये ख्याल आया कि मेरे यार की जान बची, पर अब और भी कुछ हाल देखना चाहिए। ये सोचकर वो हाथ में तलवार लिए बाहर निकला तो क्या देखता है कि एक नवयुवती 16 श्रृंगार किए चली आ रही है। यह देखने के लिए कि इस वक्त वो कहाँ जा रही है, वो उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वो औरत जंगल के बीच एक फकीर की कुटिया में पहुंची। उधर वो फकीर भी उसके इंतज़ार में बेचैन हो रहा था कि आज क्या वजह है कि प्राण प्यारी अभी तक नहीं आई। इतने ही में वो वहाँ पहुँच गई। फकीर उसे देखकर बोला, हरामजादी, आज इतनी देर क्यों लगाई? वो बोली, अरे फकीर साहब, आज मेरा पति मुझे लेने आया है, इसी से मुझे आने में देरी हो गई। ये सुनकर फकीर को बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से के मारे दोनों हाथों से पकड़कर उसकी नाक काट ली। वो औरत रोती हुई अपने घर को चली। उस वक्त दीवान के लड़के को बहुत गुस्सा आया कि इस बेईमान ने ऐसी खूबसूरत औरत की नाक काट ली। उसने तलवार का ऐसा वार किया कि फकीर का सिर जमीन पर आ गिरा। लौटने पर उसने देखा कि एक छोटे से मंदिर में 4 चोर बातें कर रहे हैं। एक बोला कि आज हमारे साथ
बहुत सा माल लगे तो 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊँ। दूसरा बोला कि आज मेरे हाथ बहुत सा माल लगे तो ब्राह्मण भोजन कराऊँ। तीसरा बोला कि हमारे साथ हाथ बहुत सा धन लगे तो देवी को बकरा चढ़ाऊँ। चौथा बोला जो देवी की बात से अच्छा माल मिले तो राजा की बेटी को पलंग समेत देवी को बलिदान दूँ। इस तरह के प्रण करके चारों चोरी करने गए। दीवान के लड़के ने सोचा कि इन चारों का तमाशा भी देखना चाहिए। ये सोचकर वो वहीं देवी के मंदिर में छुप गया और उन लोगों का इंतजार करने लगा। जब वे चोर शहर में चोरी करने गए तो भाग्य से केवल चौथे चोर को ही अच्छा माल मिला। उस धन को लेकर वो सब उसी मंदिर में आ गए। तब वो चौथा चोर तीनों से कहने लगा कि यारों, माल का बंटवारा तो बाद में करेंगे, पहले चलकर राजा की बेटी को लाना चाहिए, नहीं तो देवी से झूठा बनना पड़ेगा। ये सलाह करके चारों राजा की बेटी को लेने गए और कमंद डालकर उसके पलंग समेत उठा लाए। देवी के मंदिर में लाकर वो उसकी बलि देना ही चाहते थे कि उसी समय दीवान के लड़के ने ऐसा वार किया कि चोर की गर्दन जमीन पर आ गिरी। राजा की लड़की से वो बोला कि तू घबरा मत, तू मेरी धर्म बहन है, ये सब चोर हैं और तेरी बलि चढ़ाने के लिए तुझे यहाँ लाए थे। तू एक कोने में छिप जा और किसी तरह की चिंता ना कर। खुद वो मंदिर के दरवाजे पर खड़ा हो गया। जब पहले चोर को देर हो गई तो बाकी तीनों ने आपस में सलाह की कि कहीं राजा की बेटी की खूबसूरती देखकर वो उसके साथ भोग तो नहीं करने लगा। ये सोचकर दूसरा चोर उसे देखने के लिए चला कि दीवान के लड़के ने उसका भी सिर उड़ा दिया। इसी तरह उसने बाकी दोनों को भी मार डाला। राजा की बेटी बोली, ऐ भाई, जिस तरह तुमने मेरी जान बचाई है उसी तरह मुझे मेरे महल में भी पहुंचा दो तो बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि मैंने आज तक महल के बाहर पाँव भी नहीं रखा, इसलिए मुझे रास्ता नहीं मालूम। उसकी ये बात सुनकर दीवान का लड़का उसके साथ हो लिया। जब वो महल के पास पहुंचा तो क्या देखता है कि दीवार के ऊपर एक कमंद लटक रही है जिसके जरिए चोर पलंग उतार कर ले गए थे। दीवान के लड़के ने कहा, अब तू इस कमंद के सहारे ऊपर चली जा। राजा की बेटी बोली कि तुमने यहाँ तो पहुँचाया है, अब ऊपर तक भी पहुँचा दो। ये सुनकर दीवान के लड़के को दया आ गई और वो उसे लेकर कमंद के रास्ते महल में पहुँच गया। जब राजा की लड़की अपने कमरे में पहुँची तो दीवान के लड़के ने कहा कि अब मुझे घर जाने की इजाज़त दो, लेकिन ये कन्या तो उसके रूप पर मुग्ध हो रही थी, अतः उसे चिपट कर कहने लगी, प्यारे, जैसे तुमने मेरी लाज बचाई है वैसे ही मेरे साथ पलंग पर चलकर बिरहगनी को मिटा दो और गले लगाकर इस हुस्न की क्यारी के फूलों का रस चखो। मैं तुम पर दिलो जान से फिदा हूँ। राजकुमारी की बात सुनकर दीवान का लड़का बोला, हे नेक वक्त, यह क्या गजब करती है, तुमको अपने मुंह से बहन कह चुका हूँ, अब तुम मुझसे ऐसी बात कहती हो, तुम मेहरबानी करके मुझे छोड़ दो, यह काम मुझसे हरगिज ना होगा। तब राजा की बेटी क्रोध में उससे बोली, तू या तो मेरे संग साथ प्रसंग कर, नहीं तो जान से मरवा दूंगी। दीवान ज़्यादा उसी कमंद के सहारे वापस भागा। उसी समय राजकुमारी जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगी। शोर सुनकर शहर का कोतवाल महल के नीचे आ पहुंचा और दीवान के लड़के को कमंद के नीचे उतरता देखकर गिरफ्तार करके कोतवाली ले गया। दीवान का लड़का मन में कहने लगा कि देखो, वक्त गया नेकी का, अच्छा करते हैं तो बुरा होता है, पुण्य के बदले पाप चढ़ता है। इसी फिक्र में रात बीत गई। जब सुबह हुई तो कोतवाल उसकी मुश्कें बांधकर कचहरी ले गया। हे मैना, अब दीवान के लड़के की कथा
बंद करके राजा के बेटे का हाल सुनाता हूँ। जब सवेरा हुआ तो राजा का बेटा उठा और देखा कि बगल में वो बेश्या मरी पड़ी है और उसका दोस्त दीवान का लड़का भी नहीं है। तो वो बहुत घबराया। इतने में उस बेश्या की नायिका भी वहाँ आ पहुँची और राजकुमार को जीता देखकर बहुत हैरानी करने लगी। मन में कहने लगी कि आज क्या बात है कि मुसाफिर जीता बचा। अब इसका माल और असबाब क्यों और हमारे हाथ लगेगा। ये सोचकर नायिका अपनी बेटी के पास उसकी चादर खींचने लगी तो देखा कि वो मरी पड़ी है। ये देखकर नायिका रोने लगी और कहने लगी, भैया कोई जल्दी दौड़ना, आज इस मुसाफिर ने बेश्या को मार डाला है। उसके शोर को सुनकर सराय में बहुत से लोग जमा हो गए और वहाँ पुलिस भी पहुँच गई। दरोगा साहब ने उस नायिका से सारा किस्सा पूछा तो वो बोली कि सरकार, यह रात को भली चंगी इसके साथ सोई थी, फिर पता नहीं इसने उसे कैसे मार डाला। नायिका की बात सुनकर दरोगा बोला, अरे मुसाफिर, तुम सारा हाल साफ साफ कहो कि बेश्या कैसे मारी गई। राजकुमार बोला कि दरोगा जी, मुझे नहीं मालूम कि किस तरह मारी गई और किसने इसे मारा। अलबत्ता रात को यह भली चंगी मेरे पास आकर सोई है और आधी रात तक हम जागते भी रहे हैं। आगे मुझे नहीं मालूम कि किस तरह मरी और किसने मारा। यह सुनकर दरोगा बेश्या की लाश उठाकर और राजकुमार की मुश्कें बांधकर कचहरी ले चला। तोता बोला, हे मैना, अब राजकुमार के किस्से को बंद करके उस साहूकार के बेटे का हाल सुनाता हूँ। साहूकार के बेटे की कहानी हम आपको अगले भाग में सुनाएंगे, जो कि बहुत जल्द लेकर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।